हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा था, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कैसे वेरी करता है, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, यानी कहने का मतलब पूरा डिटेल तरीके से एकदम शुरुआत से हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पिछले क्लास में स्टडी कर लिया। आज की हमारी जो टॉपिक होगी आयनिक रेडियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। ठीक है ना। तो आयनिक त्रिज्या क्या है, ये आज की क्लास की हमारी टॉपिक है। आज की क्लास में हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले चंद पंक्ति आप लोगों के सामने। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो कीमत घट जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो कीमत घट जाती है अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत अक्सर बढ़ जाया करती है। अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत अक्सर बढ़ जाया करती है। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आयनिक रेडियस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है यहाँ पे, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयन क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग तो यही जान लेते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे कोई न्यूट्रल स्पीसीज हो, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 11 होता है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो मिलता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 मिल जाता है। कितना मिलता है, 3s1। 2 2 4 6 10 और 1 11। यानी कि इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये भी क्या है, 11। अब अगर हम यहाँ पे सेल बनाते हैं सोडियम का, ये हो जाता है आपका पहला सेल, सॉरी ये तो न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद ये हो जाता है आपका पहला सेल, ये हो जाता है आपका दूसरा सेल, ये हो जाता है आपका तीसरा सेल। पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ये पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे। और ये अंतिम वाला जो तीसरा कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी क्या है, उदासीन है। क्यों उदासीन है, इसका क्या रीजन है, यानी कि ये जो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे न्यूट्रल क्यों है, उदासीन क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो अगर कोई पूछता है न्यूट्रल स्पीसीज क्या है, उदासीन परमाणु क्या है, तो क्या बताते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उस पर प्रोटॉन होता है, यानी कि जितना ही इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। इसीलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी क्या होता है भैया, उदासीन। बात सबको समझ में आ गई ना। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। जितना माइनस का चार्ज है उतना प्लस का चार्ज है। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। लेकिन अब अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम क्या करें, कोई भी मान लीजिए यही सोडियम भी ले लेते हैं। मान लीजिए अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। अगर अब यह क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ये था आपका सोडियम, सोडियम ने क्या कर दिया भैया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। कैसे प्लस का चार्ज आता है, अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा Na प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पर प्लस का चार्ज सोडियम पर कैसे आया है। किसी भी सोडियम ही नहीं, कोई भी परमाणु होता है उस पर प्लस का चार्ज कैसे आता है और माइनस का चार्ज कैसे आता है किसी भी परमाणु पर, ये पहले हम आपको बताते हैं। देखिए जरा यहाँ पे सोडियम जो है ये क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, आपका 10 हो गई, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। क्योंकि भाई नाभिक से प्रोटॉन को तो निकाला नहीं जा सकता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता है। जब भी निकलता है, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, वो इलेक्ट्रॉनों से ही होती है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, साझेदारी करता है, तो जो कि तमाम प्रकार का प्रोसेस करता है।
न्यूक्लियस भैया एकदम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एकदम साफ सुथरा बना रहता है, जहाँ पे रहता है वहीं पे पड़ा रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर चाहे जहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करना होता है, यही जो इलेक्ट्रॉन होता है यही पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस भैया एकदम शांतिपूर्वक न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन बैठा रहता है, प्रोटॉन कभी भी हिलता डुलता नहीं, क्योंकि भाई न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्या नामुमकिन होता है। बात सबको समझ में आ गया ना, ये चीज होता है, टूट भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसी यानी कि पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये है यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 10 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 10 है, मतलब कि इस पर माइनस का चार्ज कितना है 10 है, और इस पर प्लस का चार्ज कितना हो गया 11 हो गया। बताइए एक प्लस का चार्ज इस पर बढ़ा कि नहीं, ये जो सोडियम है इस पर एक प्लस का चार्ज बढ़ा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, इसीलिए सोडियम पर यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, एक प्लस का चार्ज आ जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना। वही अगर हम देखें मैग्नीशियम की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, ये क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, जो Mg है ये क्या करता है Mg2+ बना लेता है, और यह क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। अब ये 2+ का चार्ज कब आया है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अब यहाँ पे जरा हम चेक करें तो Mg जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, आपका 12 थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 12 थी, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ये भी कितनी है यहाँ पे 12 है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी बची है, 10 था, 2 निकल चुका है, तो कितना बचा है 10 बचा हुआ है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बची हुई है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी बची हुई है भैया, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तो 12 थी, 12 ही रह जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी ग्रहण किया जाता है वो केवल इलेक्ट्रॉन को ही यानी आदान प्रदान होता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है, निकाला जाता है। न्यूक्लियस बोलता भैया तुम लोग चाहे जो मर्जी हो करो, लेकिन हम अपने स्थान से हिलने वाले नहीं, हमारे पास कोई भी मत आना, क्योंकि हम कहीं पे भी यानी हम न्यूक्लियस से निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बोल देता है कौन, प्रोटॉन। तो बताइए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो भैया इस पर 10 का यानी कि 10 ही है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। बताइए प्रोटॉन कितना बढ़ गया यहाँ पे, यानी कि 2 बढ़ गया, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है 2+ का चार्ज, यानी कि प्लस का चार्ज होता है, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया है 2+ का चार्ज आ गया है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो चार्ज स्पीशीज होता है उसमें जो आयन बनते हैं कैसे बनते हैं, पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। यहाँ पे अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम ही नहीं, मैग्नीशियम नहीं, कोई भी स्पीशीज हो, अगर वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर हमेशा क्या आता है, प्लस का चार्ज आता है। प्लस का चार्ज क्यों आता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन बढ़ जाता है, और जितना प्रोटॉन बढ़ता है भैया उतना ही उस पर प्लस का चार्ज आता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम में एक प्रोटॉन बढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 था, प्रोटॉन यहाँ पे 11 था, एक प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ा था, इसीलिए सोडियम पर एक प्लस का चार्ज आया। यहाँ पे 2 प्रोटॉन बढ़ा था मैग्नीशियम पर, इसीलिए मैग्नीशियम पर 2+ का चार्ज आया। बात सबको समझ में आ गई ना। उसी तरीके से अगर अब हम बात करें, करते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई निगेटिव स्पीशीज ले लें, ये तो मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव स्पीशीज कैसे बनता है, अब अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं क्लोरीन, अगर हम Cl ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है भैया ये होता है 17। इसका अगर हम देखते हैं तो जो क्लोरीन होता है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और एक इस पर माइनस का चार्ज आता है। अब इस पर माइनस का चार्ज कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसने क्या कर दिया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण कर लिया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव का चार्ज आ गया। क्यों निगेटिव का चार्ज आया है, इस पर पॉजिटिव का चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ग्रहण किया है, तो इस पर पॉजिटिव का चार्ज क्यों नहीं, सवाल है कि नहीं सवाल भैया। ये हमको कैसे पता कि ये निगेटिव ही बनाएगा, पॉजिटिव क्यों नहीं बनाएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ही बनाया, निगेटिव क्यों नहीं बनाया, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई थी, जितना प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी थी उतना इस पर प्लस का चार्ज आया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना है 17 है, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो भी कितना है यहाँ पे 17। लेकिन यहाँ पे भैया अगर हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 18 हो गया, और प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया, अभी भी 17 बना हुआ है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 18 हो गया और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी यहाँ पे 17 बना हुआ है। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या में भैया बार बार हम बोल रहे हैं लाला कि प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में शांतिपूर्वक बैठा हुआ होता है, इसको खाना पानी सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको खाना पानी नहीं मिल पाता है, खाना पानी नहीं मिलने के कारण ये हमेशा इधर उधर उछलता बोलता रहता है और इलेक्ट्रॉन लेता और इलेक्ट्रॉन देता रहता है। बात तो सबको समझ में आ गई ना। अब देखिए यहाँ पे जरा, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है 17। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो जाता और यहाँ भी प्रोटॉनों की संख्या 17 थी, तब तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते। जितना प्लस का चार्ज उतना माइनस का चार्ज, जितना आ रहे उतना जा रही है। बात समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, इसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो क्लोरीन होता है इस पर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिवली चार्ज आ जाता है, यानी इस पर माइनस का चार्ज आता है। बात क्लियर हो गई। और अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लिया भैया ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ये जो होता है यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और वो जो होता है ये 2 माइनस का चार्ज रखता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, इनका अगर हम देखें यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ये भी क्या होगी? 8 होगी। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या समस्या उत्पन्न हो गई है कि भैया ये जो ऑक्सीजन है अपने ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज लेके चला आया। तो कैसे इस पर नेगेटिव का चार्ज आ गया है वही तो हमको समझना है। इस ऑक्सीजन पर कैसे नेगेटिव का चार्ज आ गया है उसी को तो हम लोग को समझना है, उसी को तो हम लोग को देखना है। क्लियर हो गई ना? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, इसने क्या कर दिया, पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन भैया ये ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन का कर्जदार बन गया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है टोटल कितना हो गया? 10। और जो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे है अभी भी वही बना हुआ है, 8 का बना हुआ है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है भैया? माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया है और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोटॉन यहाँ पे 10, आयन की 8 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब 2 नेगेटिव का चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज। अब सबको क्लियर हो गया कि आयन क्या होते हैं। पहले तो कोई भी परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन परमाणु हम लोग किसे बोलते हैं? अगर कोई पूछता है तो भैया क्या बता देंगे? आप लोग तो तुरंत बता देंगे क्योंकि भैया आप हमारा क्लास देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा पूछता है तो हो सकता है वो बच्चा ना बता पाए, ठीक है ना? तो क्या होता है उदासीन परमाणु? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जो भैया बेसिक से नहीं पढ़ा रहेगा तो क्या वो बता पाएगा? उसको तो बस केवल पता है आयन, यानी कि आयन होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। लेकिन आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं आयन, या फिर न्यूट्रल आयन यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज क्या होते हैं, ये सब उसके यानी कि उसको नहीं पता होगा, ठीक है ना? अगर वह बेसिक से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? तो ये आपका यानी कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिसको हम लोग उदासीन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं भैया? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या अगर समान होती है, बराबर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्पीसीज बोलते हैं, यानी उदासीन परमाणु बोलते हैं। वही अगर जो उदासीन परमाणु होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। धन आयन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या पर प्लस का चार्ज होने के कारण वो जो परमाणु होता है उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है। अब जितना प्रोटॉनों की संख्या इसमें ज्यादा होती है उतना ही उस पर प्लस का चार्ज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती है उतना ही इस पर प्लस का चार्ज आता है। तो जब प्लस का चार्ज आता है ये आपका क्या बन गया? अब आयन बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। मतलब कि आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनायन, एक होते हैं ऋणायन। धनायन कैसे बनते हैं? जब उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आपके क्या बन जाते हैं? धनायन बन जाते हैं। वहीं आपका दूसरा क्या होता है? ऋण आयन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव आयन बोलते हैं। ये क्या चीज होता है ऋण आयन? जब क्या करता है कोई उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की यानी इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव का चार्ज होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? निगेटिव का चार्ज होता है। जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया रहता है उतना इस पर निगेटिव का चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन लिया है इस पर एक निगेटिव का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 निगेटिव का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिया 3 नेगेटिव का चार्ज आएगा। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है 1 प्लस का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो 2 प्लस का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला है तो 3 प्लस का चार्ज आएगा।
ठीक है ना। ये होता है यहाँ पे आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग को जो पढ़नी है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट के, यानी कि जो डी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को पढ़ना है आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है। अब हम उसके बारे में चर्चा करें, लेकिन पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। जैसे भैया अगर हम हमारा क्लास आप लोग पिछला वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग भैया जा करके थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये आपका जो क्लास है ये और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से, एकदम शून्य से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया है जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है। ठीक है ना। आप लोग पिछला क्लास भैया सीन कर लीजिए, पिछला क्लास देख लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए एटॉमिक रेडियस बाय मिंटू सर, वहाँ से आप लोग सीन कर लीजिए भैया अपना लेक्चर, यानी कि जो भी नोट्स कंप्लीट करना है उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहले हम आयनिक रेडियस को समझने से पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस को समझ लेते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था। थोड़ा सा हम हिंट केवल देंगे, ठीक है ना। तो परमाणु त्रिज्या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो परमाणु त्रिज्या कहते हैं किसे, किसी परमाणु के नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कोष, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु त्रिज्या बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है आयनिक त्रिज्या, और स्पेशली ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये मेटल होते हैं, यानी कि धातु होते हैं। कैसे होते हैं, धातु होते हैं। तो धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन भैया देते हैं और इलेक्ट्रॉन दे करके इस पर प्लस, अपने ऊपर प्लस का चार्ज लेके आते हैं। मतलब ये दानियां होते हैं, ये दान करने वाले होते हैं, ये दान करने वाले होते हैं, इसीलिए ये अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लेके आते हैं। और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं दान करते हैं, दो भी दान कर सकते हैं, तीन भी दान कर सकते हैं, चार भी दान कर सकते हैं, पांच भी दान कर सकते हैं, छह भी और सात भी दान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो कैसे दान किया जाता है ये हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आयन क्या होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको पिछले क्लास में बताया। लेकिन डी ब्लॉक में सभी एलिमेंट मेटल है, धातु है, तो इसमें केवल धात्विक त्रिज्या ही देखने को मिलेगी, यानी कि आयनिक त्रिज्या में आपका धनायनिक त्रिज्या ही इसमें केवल देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है पहले हम आपको बता दें। जैसे देखिए मान लीजिए अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर हम इसमें एटम को यानी कि बनाते हैं, ये हो जाएगा पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इसमें पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले सेल में। और तीसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे मान लीजिए पहले त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन अब जब यह आयन में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जब यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि भाई अगर हम सोडियम में देखें, अभी हमने पीछे बताया था, अगर हम सोडियम में देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, ए में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो कितनी थी आपकी, 11 थी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, ये भी 11 थी। बात समझ में आ गई ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 11 थी। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी थी, यहाँ पे 11 थी। लेकिन जब यहाँ पे सोडियम एक प्लस का चार्ज बना लिया है, जब सोडियम यहाँ पे एक प्लस का चार्ज बना लिया है, मतलब जब यह एक प्लस बना लिया है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 10 बचेगी। और प्रोटॉनों की संख्या क्या बचेगी, 11 बचेगी। ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, भैया 1 इलेक्ट्रॉन किसी से, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। जब भैया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती। क्योंकि भैया हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, इसके पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास कोई पहुंच ही नहीं पाता। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पे होता है। इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही हो गई, जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब जब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जब यहाँ पे प्लस का चार्ज बनाया है तो ये आपकी सेल, पूरी सेल यहाँ पे देखिए ये पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी किसी ने छीन करके लेके चला गया।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था बाहरी कोश में, ये भी कोई यहाँ पे लेकर के चला गया है। अब यहाँ पे जो परमाणु त्रिज्या होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, यहां से केवल यहां तक हो जाएगी, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो परमाणु त्रिज्या होगी। अब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी यहां से यहां तक ही हो जाएगी। अब यहाँ पे बताइए परमाणु त्रिज्या पहले कहां से कहां तक थी, पहले यहां से लेकर के यहां तक थी, लेकिन अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बेचारा कोई लेकर के चला गया, इस बेचारे का कोई भी तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश का लेकर के चला गया। अब ये तो बेचारा रोता हुआ यानी कि रोएगा तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, इसकी त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक होगी। ये क्या है, आयनिक त्रिज्या है। लेकिन अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन जब यह धनायन बनाया तो यहाँ पे अब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही रह जाएगी। अब इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है ना, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे हम लोग अभी परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या दिए थे, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन आयनिक त्रिज्या किसे बोलेंगे, किसी यानी कि किसी स्पीशीज में, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयनिक स्पीशीज भी बोल सकते हैं, किसी आयन में नाभिक के यानी कि किसी आयन में नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आपको यहाँ पे किसी आयन में बोलना होगा, किसी आयनिक परमाणु में, किसी आयनिक स्पीशीज में नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है भैया, आयनिक त्रिज्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस कहलाती है। अब आप लोग को एक चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भैया जब ये प्लस का चार्ज शो कर रहा है इसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है, इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। ये तो मान लीजिए नॉर्मली था, यहाँ पे सोडियम के बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक। हम लोगों को भैया जो मेन मकसद है समझना वो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझना। बात को समझ में आ गई। लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि जब भी पॉजिटिव का चार्ज आता है तो ये जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है, वो हमेशा क्या करती है, कम करती है। कैसे कम होती है, क्योंकि भाई अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। और आप जानते हैं ये जो नाभिक होता है ये सभी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आकर्षण बल लगाए हुए होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभ की आवेश बोलते हैं। अगर आप प्रभावी नाभ की आवेश नहीं पढ़े हैं, परिरक्षण प्रभाव नहीं पढ़े हैं, तो भैया पिछला क्लास हमारा देख लीजिए, YouTube पर सर्च कर लीजिए परिरक्षण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय मिंटू सर या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय मिंटू सर। वहां से भैया आप लोग जीरो लेवल से पढ़ाया गया है, एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है। वहां से आप लोग अपना जो कि दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक नहीं आती है भैया ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आप लोग की समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले वो टॉपिक आप लोग जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो को यहीं पे काट दीजिए, बैक कर दीजिए, बैक करके भी वो टॉपिक पहले आप लोग देख लीजिए, तब जाकर ये टॉपिक पे आ गया आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आने वाला है और आपको कहीं भी इसमें कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परमाणु त्रिज्या क्यों घट गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सोडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यानी बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो भैया ये पूरी सेल जो है कि खत्म हो जाएगी। जब पूरी सेल खत्म हो गई, अब यहाँ पे नाभिक जो है इसका यहाँ तक ही दूरी बची, इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपकी आयनिक रेडियस हो जाएगी, आयनिक रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात को समझ में आ गई है, क्यों घट गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गया, मतलब आकर्षण बल, प्रोटॉनों की संख्या मतलब क्या है, खींचने की क्षमता बढ़ गई। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ गया, और प्रभावी नाभ की आवेश जब भी बढ़ता है वो हमेशा क्या करता है, परमाणु त्रिज्या को छोटा ही करता है, परमाणु त्रिज्या को हमेशा घटाता ही है, कभी। सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक। ये तो भैया थोड़ा सा आप लोग के इंट्रोडक्शन था, अब लोग मेन मकसद है डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो भाई इसके काम पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डी ब्लॉक में जो यानी कि आयनिक रेडियस होता है उसका चेंज कैसे होता है, जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम स्कैंडियम देखें, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि ये होता है, ठीक है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करने में समस्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप लोग YouTube पर सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बाय मिंटू सर, उसको आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहाँ पे आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया, उसको आप लोग सीख कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हमने स्कैंडियम को यहाँ पे लिया है, तो ये आपका 4s2 और यहाँ पे 3d1 क्या है, यानी कि 3d क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है 3d वाले। अब जरा यहाँ पे अगर हम एटॉमिक साइज बनाएंगे, जो पहला वाला सेल होगा, चूंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, 4 है, तो एक सेल यहाँ पे 1 हो गया, एक यहाँ पे ये हो गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 1 4।
अब जो पहला सेल है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरे वाले सेल में हमने 9 इलेक्ट्रॉन भरा है और इसके बाद चौथे वाले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भर रखा है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, यही जैसे मान लीजिए अगर स्कैंडियम था, मान लीजिए अगर या स्कैंडियम था, अगर यह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर ये स्कैंडियम ही ना लेकर के कोई दूसरा मान लीजिए मेटल यहाँ पे होता है, कोई भी मेटल यहाँ पे, कोई भी मेटल होता है जो कि यहाँ पे यह होता। अब अगर यह 1+ का चार्ज अपने ऊपर लेके आता, अगर यह 1+ का चार्ज अपने ऊपर लेके आता और यह 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले जो एटॉमिक रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक की थी एटॉमिक रेडियस, लेकिन जब यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी स्पीशीज होता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मान लीजिए x थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए क्या थी? x थी, और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या थी? यहाँ पे क्या थी? x थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? m+, मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, मतलब अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? x-1 हो जाएगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितना होगा? अभी भी x ही होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? निकल गई। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। कितना प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी है? 1 बढ़ी है। जितना इसमें कमी होगी उतना ये तो भैया बढ़ेगा। बात सबको समझ में आ गई है? यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, लेकिन क्या यहाँ पे सेल यहाँ पे खत्म हुआ? ये वाला सेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी साइज घट जाएगी। कैसे घटेगी? अब इसका रीजन आप लोग समझिए। देखिए, क्योंकि भाई अभी हमने जो सोडियम का एग्जांपल दिया था उसमें क्या हुआ था? 1 इलेक्ट्रॉन था बाहरी कोश में और वो भी वहां पे निकल चुका था। तो निकलने के कारण उसके बाहरी कोश में आपका यानी कि उसकी साइज जो थी वो आपकी छोटी हो गई थी, क्योंकि बाहरी कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका था, इसकी त्रिज्या छोटी हो गई। तो वहां पे तो आपको समझ में आ रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका क्या हो गया? निकल चुका है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, लेकिन अभी तो इस वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसकी यानी कि आयनिक रेडियस कैसे छोटी हो जाती है? इसका रीजन क्या है? अभी यहाँ पे समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे भैया प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या होगी? कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, लेकिन यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। मतलब प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक को अपनी तरफ अधिक तेजी से खींचता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये नाभिक क्या करेगा? और अधिक तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है भाई, देखिए नाभिक भी चाहता है हमारा इलेक्ट्रॉन जाने ना पाए, यानी कि नाभिक भी चाहता है किसी भी परमाणु में कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन ना जाने पाए। ये नाभिक चाहता है, ये न्यूक्लियस चाहता है, लेकिन ना चाह करके भी ये न्यूट्रल होने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन खेला कर जाता है। न्यूक्लियस यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि भैया न्यूक्लियस तो अंदर होता है, अगर बाहर होता तब तो जाता उसको मारता एक चपाट जाकर के, क्यों तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, क्यों तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये बोलता। लेकिन ये न्यूक्लियस में रहता है, बेचारा मजबूर रहता है, न्यूक्लियस में एकदम गुठिया करके ऐसे बैठा रहता है, टुकुर टुकुर देखता रहता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये टुकुर 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 देखता है, टुकुर टुकुर देखता काटा गाना होता है, टुकुर टुकुर देखता काटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे बैठ करके टुकुर टुकुर देखता रहता है, यहाँ पे क्या खेला हो रहा है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी चल रही है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक है, इस पर यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आकर्षण बल यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि अब ये न्यूक्लियस कभी भी नहीं चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन हमारा निकले, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो यह लॉस कर चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका चला ही गया है। अब ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन जाए, इसीलिए ये और तेजी से इसको रखवाली करने लगेगा, और तेजी से इसकी आकर्षण बल, इस पर आकर्षण बल लगाने लगेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाने के लिए मान लीजिए आपके कितने 21 बच्चे थे मान लीजिए, इसके बाद एक बच्चा जो कि कोई लेकर के चला गया, जानबूझकर खींच कर लेकर चला गया। अब हम चाहेंगे ना कि हमारा और कोई बच्चा ना जाने पाए, जब भाई अगर हमारा पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा तो हम यही तो चाहेंगे कि हमारा एक जो बच्चा है वो तो मान लीजिए कोई जबरदस्ती लेके चला गया, अगर हमसे ताकतवर है तो, या फिर बहला फुसला करके उसको लेकर के चला गया, तो हम चाहेंगे ना कि भैया और कोई बच्चा हमारे पास से ना जाने पाए। तो हमारा क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन पर मतलब उस बच्चे पर आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाए। वही प्रोसेस यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस का, इस पे आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभ की आवेश बोलते हैं। तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है? यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो परमाणु त्रिज्या होती है ये क्या हो जाती है? और ज्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचने लगता है, और यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव भी घटने लगता है।
परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की क्षमता। ये जो अंदर कोश के इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि ये नाभिक का पूरा पूरा आकर्षण बल इस पे लगे। ये क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, भैया तुम उधर रहो, तुम दूर रहो। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन घटने के कारण ये जो न्यूक्लियस है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गया है। बढ़ने के कारण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभ की आवेश बोलते हैं, ये बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव घट गया है। और यही कारण है जो पॉजिटिव का चार्ज होता है उसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज होता है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या हो जाएगी, और ज्यादा न्यूक्लियस गुस्सा आ जाएगा, एकदम बौरा जाएगा न्यूक्लियस। क्यों बौरा जाएगा, क्योंकि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन तो पहले कोई लेकर उसके चला गया, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन भी कोई, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कोई छीन लिया इससे, इसके अंदर गुस्सा आ जाती है। गुस्सा इतनी ज्यादा आ जाती है ये पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है इस पर लगाने लगता है। और इस पर लगाने के कारण ये और तेजी से खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कोश को। और जितनी तेजी भैया ये खींचेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी भैया, उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। क्योंकि खींचने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और पास आएगा, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, नहीं हो छोटी होगी। ये आपका होता है यहाँ पे आयनिक रेडियस। जितना ज्यादा प्लस का चार्ज इस पर आता है उतना इसकी रेडियस जो होती है वो छोटी होती चली जाती है। बात सबको क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया, सबके खोपड़ी में घुस गया, नहीं घुसा है तो एक बार फिर से समझिए। देखिए ये जब आयन का निर्माण होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज होता है, मान लीजिए 1 प्लस का चार्ज है तो इसकी जो रेडियस होती है ये थोड़ी सी छोटी होती है। लेकिन अगर 2 प्लस यानी कि पॉजिटिव का चार्ज आता है इसकी रेडियस और ज्यादा छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जो Z इफेक्टिव होता है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या जो होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे घट जाती है। और क्या, जो प्रेरणिक प्रभाव होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये आपका क्या होता है, घट जाता है। ये घटने के कारण जो आयनिक त्रिज्या होती है ये आपका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आयनिक त्रिज्या जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे घट जाती है। ठीक है ना, ये दोनों फैक्टर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है, तभी यहाँ पे आयनिक त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाती है, घट जाती है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है, तो आयनिक त्रिज्या भी यहाँ पे क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये चीज यहाँ पे है, तो Z इफेक्टिव बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, घटता है, जिससे कारण ये आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाती है, घट जाती है। वही अगर हम यानी कि निगेटिव का चार्ज में देखें, वैसे तो निगेटिव का चार्ज हमको इसमें पढ़ना नहीं है। निगेटिव का चार्ज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा इसमें मान लीजिए आएगा, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर के वो क्या करने लगे, इसको प्रतिकर्षित करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और समान आवेश बढ़ गया, तो समान आवेश बढ़ने के कारण समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यही जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसको शिल्ड करने लगेंगे, इसको अधिक कहीं से ढकेलने लगेंगे। मतलब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण ये जो यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश का, ये थोड़ा सा दूर पे चला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलने लगते हैं। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पे बढ़ने के कारण ये जो आयनिक रेडियस होती है ये बढ़ जाती है, इसमें निगेटिवली चार्ज में। मतलब कि जितने ज्यादा निगेटिव का चार्ज होगा उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जितने ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज होगा उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती संयोजकता, मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो एलिमेंट एक से अधिक बैलेंस शो करते हैं, एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैलेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं। तो भैया जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता को दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण इसके एटॉमिक रेडियस में हमेशा यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे इसको अपलोड करिए, इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाएं कि किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, किसकी त्रिज्या छोटी होगी। नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए अब जैसे हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने क्वेश्चन दें, क्वेश्चन अगर हम दें, देखिए अगर हम क्वेश्चन दें तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने ले लिया है Fe2+ और यहाँ पे हमने ले लिया है Fe3+। पहला क्वेश्चन है, बताना है किसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी रेडियस किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। चूंकि यहाँ पे ये भी धनात्मक त्रिज्या है, ये भी क्या होगी, धनात्मक त्रिज्या है, मतलब कि बताना है इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, वही दूसरा अगर हम ले लें यानी कि Cu+ और Cu2+, इसमें किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है ना। इसके बाद और हम यहाँ पे लेंगे तीसरा Mn3+ और Mn4+,
बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, किसकी त्रिज्या बड़ी होगी? तो भैया जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे, तुरंत इसका आंसर दे देंगे। क्या हमने बताया था? जितने ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उतने ज्यादा त्रिज्या छोटी, जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उतना ज्यादा त्रिज्या छोटी, मतलब पॉजिटिव का चार्ज इस पे ज्यादा है तो ये त्रिज्या छोटी हो जाएगी, ये त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मतलब ये जो Fe2+ की जो साइज होगी या फिर रेडियस होगी, ये आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, यानी ये क्या होगी? ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी इसकी अपेक्षा, ये Fe3+ की अपेक्षा, ठीक है ना। इसी तरीके से Cu2+ जो है, इसमें ये भी, क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पे इसकी रेडियस ज्यादा होगी, इसकी सॉरी हाँ ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी रेडियस यहाँ पे क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें और अगर हम एग्जांपल आपको दें, बताइए आप Fe और Fe2+, Fe है एक है Fe2+, इन दोनों में किसकी त्रिज्या ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल है, स्पीसीज, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ 2+ का चार्ज रखा है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिया, खर्च कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव का चार्ज आया है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज आता है उसकी रेडियस क्या होती है? उतनी ज्यादा छोटी होती है, ठीक। चलिए, और अगर हम एग्जाम्पल दें, अगर आप कंपेरिजन करें, O है और नहीं O2- है, वह अब हम नेगेटिव वाला भी थोड़ा भाई आपको बता देते हैं, O2- है, O है और O2+ है, इसमें से किसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी? किसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी? जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा इसमें? जितना ज्यादा नेगेटिव का चार्ज उसकी रेडियस उतनी बड़ी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उसकी रेडियस उतनी छोटी। कितना बढ़िया है, देखिए, जितना ज्यादा नेगेटिव का चार्ज उसकी रेडियस उतनी ज्यादा बड़ी, जितने ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उतने ज्यादा उसकी रेडियस छोटी। तो बताइए, नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, ये रेडियस सबसे बड़ी हो जाएगी, इसके बाद ये होगी, और सबसे छोटी किसकी होगी? O2+ की। तो ये आपका हो गया 3D, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें जो आयनिक रेडियस होती है वो क्या होती है, कैसे होती है? जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज शो करते हैं उसकी रेडियस क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है। और अगर हम 3D की बात करें, इस पहले 3D के जो एलिमेंट होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर शो करते हैं, सभी एलिमेंट, केवल आपका स्कैंडियम को छोड़ करके, ठीक है ना। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या हम लोग जानते हैं घटता था, तो आयनिक त्रिज्या यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3D में घट जाएगा, अगर वह 2+ स्टेट में है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर 3+ स्टेट में है तब भी वहां पे आपसे, यानी कि जो परमाणु यानी कि आयनिक त्रिज्या होती है, यानी कि अगर 2+ में है तो इसको थोड़ा सा आपको लिख दें, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें 3D की, अगर हम बात करें और ये हमारे से M2+ अगर स्टेट में है और M3+ स्टेट में अगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यानी कि जो 3D एलिमेंट है, जो 3D एलिमेंट है वो अगर M2+ की स्टेट में है या फिर M3+ की स्टेट में। अगर M2+ स्टेट में है तो यहाँ पे आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या क्या होती है इसकी? घटती है। क्या होती है? घटती है। आयनिक त्रिज्या इसकी घटती है, ठीक है ना। लेकिन अगर M3+ में है तब भी यहाँ पे आयनिक त्रिज्या घटती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है, घटती है, परंतु Fe की थोड़ी सी बड़ी होती है। Fe की थोड़ी सी बड़ी होती, ठीक है ना। ये था आपका आयनिक रेडियस, इसको आप नोट कर लीजिए और ये वीडियो में समाप्त करें। इसके बाद अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। हो गया? ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।